हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 2 जनवरी तक के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है हमारे पास लिथियम रिफाइनरी को लेकर। तो इंडिया पहली बार भारत में लिथियम रिफाइनरी लगाने जा रहा है। तो भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी होगी वो कहाँ लगेगी? गुजरात में। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि लिथियम रिफाइनरी हम लगा क्यों रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या आन पड़ी। देखिए, लिथियम आयन बैटरी आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कहाँ होता है? लैपटॉप्स में, मोबाइल फ़ोन में, और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें भी लिथियम आयन का यूज़ होता है, लिथियम आयन बैटरी का। तो उसके लिए लिथियम चाहिए, ठीक है। और लिथियम के जो रिसोर्सेज है भारत में ना के बराबर हैं। तो अभी भारत क्या करेगा? दूसरी कंट्री से लिथियम लेकर आएगा, उसको रिफाइनरी में रिफाइन करेगा और फिर इंडिया उसका यूज़ कर पाएगा। तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होगी और यहाँ पर मणिकर्ण पावर लिमिटेड MPL इस रिफाइनरी को हमारे पास एस्टेब्लिश करेगा। इन्होंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन फर्म के साथ हमारे पास एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। न्यू मेटल्स के नाम से ये हमारे पास फर्म है और ये ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो माइंस है, लिथियम माइंस, वहाँ से लिथियम को लेकर आएंगे। ओके, इंडिया का जो टारगेट है, देखिए ध्यान सुनिएगा, इंडिया ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में ही हो। और इंडिया का एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नंबर टू इंक्रीज अप टू 30% बाय 2030, कि जो हमारे पास टोटल व्हीकल्स है पूरे भारत में 2030 तक उसका 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। ये हमारा एक टारगेट चल रहा है। लिथियम की जब मैं बात करता हूं, याद रखिएगा, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बहुत ही लाइट मेटल है। और सबसे ज़्यादा लिथियम आपको कहाँ मिलेगा? लिथियम ट्रायंगल में। जी हाँ, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा लिथियम ट्रायंगल। अब ये लिथियम ट्रायंगल है क्या एक्चुअली देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 3 कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं और यहां पर आपको देखने को मिलेगा लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व। और वो कौन सी 3 कंट्रीज है? अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। जी हाँ, याद रखेंगे, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये 3 कंट्रीज है जहां सबसे ज्यादा लिथियम आपको देखने को मिलेगा। और इनमें भी सबसे ज्यादा लिथियम अगर आपसे मैं पूछ लूं कहां देखने को मिलेगा, सो दैट इज इन बोलीविया। वर्ल्ड के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व आपको कहां देखने को मिलेंगे? बोलीविया में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि 2019 का जो नोबेल प्राइज इन हमारे पास फिजिक्स था, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। लिथियम आयन बैटरीज की डिस्कवरी को लेकर दिया गया था जॉन बी गुडिनफ को, एम स्टैनली को और योशिनो हमारे पास जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट है। इन तीनों को हमारे पास मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। अब मेरा क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट ये है कि नेम द डेजर्ट वेयर लिथियम ट्रायंगल सिचुएटेड। हाँ जी, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा डेजर्ट है जहां पर लिथियम ट्रायंगल जो है वो हमारे पास आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, आपको कहां पर देखने को मिलेगा लिथियम ट्रायंगल? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा डेजर्ट वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट अटाकामा डेजर्ट। जी हाँ, अटाकामा डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा लिथियम ट्रायंगल। जी हाँ, अटाकामा डेजर्ट एक फेमस डेजर्ट है दैट इज इन साउथ अमेरिका। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट मेगा लेदर पार्क। भारत का एक बहुत ही बड़ा लेदर पार्क बनने जा रहा है जहां पर लेदर से रिलेटेड वेरियस इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप होंगी। और ये कहां बनेगा? कानपुर में। जी हां, कानपुर में। कानपुर को वर्ल्ड लेदर कैपिटल भी कहा जाता है। लेदर का इतना बड़े लेवल पर यहां पर काम होता है कि यहां पर कानपुर को वर्ल्ड की लेदर कैपिटल भी कह दिया जाता है। एक समय पे आप देखिएगा स्टूडेंट कि सिर्फ लेदर का काम नहीं कानपुर में होता था, यहां पर बहुत सारे लेवल पर कॉटन टेक्सटाइल मिल भी हुआ करती थी। जिस वजह से इसको कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जी हां, कानपुर को एक और नाम से जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहां पर बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी, ठीक है। एक चीज और मैं स्टूडेंट यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को वो एक प्रोडक्ट के लिए फेमस करे। तो उसी के तहत आप देखिएगा कि हमारे पास जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको ये लेदर इंडस्ट्री के रूप में पूरे वर्ल्ड में पॉपुलराइज करना चाहते हैं। सो दैट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, तो ये चीज आप कहीं ना कहीं याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, कानपुर की जब मैं बात करूं, बड़ा ही ऐतिहासिक शहर रहा है भारत का, कई सारी चीजें, कई उतार चढ़ाव कानपुर शहर ने देखे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 की रिवोल्ट के दौरान कानपुर से जो रिवोल्ट थी वो किसने लीड की थी? हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर?
ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 1857 की रिवोल्ट जो है वो कानपुर से किसने लीड की थी, तो वो थे नाना साहिब। ठीक है, नाना साहिब जो कि हमारे पास अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करते हैं इस समय, और यहां से रिवोल्ट को लीड करते हैं, 1857 की रिवोल्ट को लीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए, जब हम मशीन को खुद से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देते हैं, खुद से सोचने लायक क्षमता देते हैं, और वो जटिल से जटिल, टिपिकल से टिपिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके, एनालाइज कर सके, दैट इज नोन टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे पास नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट रिलीज की गई है हमारे पास, किसके द्वारा? एक एंटिटी के द्वारा, नेचर रिसर्च इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी, जो इंडिया को रैंक देती है नंबर 3। ठीक है, जो इंडिया को रैंक देती है नंबर 3। इस लिस्ट में 25 कंट्रीज थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश करने को लेकर, इंडिया का रैंक रहा नंबर 3। इस रिपोर्ट को टॉप किसने किया है? इस रिपोर्ट को टॉप किया हमारे पास चाइना ने। जी हां, इस लिस्ट को टॉप किया चाइना ने। यूएस रहा सेकंड नंबर पे। तो रैंकिंग कुछ इस तरह से है, फर्स्ट पे हमारे पास चाइना, सेकंड पे यूएस और थर्ड पे इंडिया। तो एक तो इंडिया का आप रैंक याद रखेंगे। अगर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया की अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, उसका 32nd रैंक रहा पूरे विश्व में इन द टॉप 100 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड। तो इंडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़े लेवल पे यूज कर रहा है। देखिए, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आपको फेसबुक पे फ्रेंड सजेशन आती है, ठीक है, वो भी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। आपको यूट्यूब पे जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हो तो आपके पसंदीदा गाने जो आप मे बी लाइक कर सके, मे बी आपको पसंद हो या ना हो, वो सजेशन में आते हैं। तो वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिकली यूज हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इससे कहीं बड़े लेवल पे यूज हो सकता है। तो अभी देखिए, गवर्नमेंट ने एक समिट यहां पर रखा था रेस 2020 के नाम से। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, व्हाट इज रेस 2020? तो आपने याद रखना है कि रेस 2020 क्या था? दैट इज रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। जी हाँ, एक हमारे पास समिट हुआ था जिसको इंडिया ने होस्ट किया। मैं फुल फॉर्म फिर से बता देता हूं, नोट डाउन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर रहना चाहिए पेपर पॉइंट व्यू से अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट। अभी हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम अलग से अच्छी जगह पे कर सकें, जैसे कोविड-19 की प्रॉब्लम आई है तो उसको भी टैकल कहीं ना कहीं कर सकें। सो इसी वजह से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है OECD कंट्रीज और इंडिया के द्वारा। हाँ जी, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वो कौन सी संस्था है जो अभी रिसेंटली इंडिया और OECD कंट्रीज ने मिलकर एस्टेब्लिश की है टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वेरियस अपॉर्चुनिटीज, टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, जल्दी से बताइए। ओके स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है GPAI। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, फुल फॉर्म याद रखेंगे, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चाइना को एक मेंबर नहीं रखा गया। जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा, इंडिया इसमें एक मेंबर है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास बोडो एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। देखो यहां पर क्या हुआ है कि असम ने अपने एक ट्राइब को एक तरह से एक गिफ्ट देते हुए असम कैबिनेट ने यहां पर डिसीजन लिया है कि अब से वो हमारे पास असम की ऑफिशियल लैंग्वेज में बोडो को भी ऐड करेंगे। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। सो आप यहां पर समझिए, इसको बोरो के नाम से भी जाना जाता है, बोरो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ये अप्रूवल दिया है जो चीफ मिनिस्टर असम के सर्बानंद सोनोवाल ने। तो यहां पर आप देखिएगा स्टूडेंट कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 14 लाख बोडो स्पीकर से असम में। ठीक है, अब सेंसस होगा हमारे पास 2021 में, जो भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा। याद रखिएगा, 2021 में पहला सेंसस होगा जो कि डिजिटल होगा, पहला डिजिटल सेंसस। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज एक बहुत ही हमारे पास ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती है। तो अगर मैं बात करूं, भारत की कुल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, भारत की कुल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया राइट नाउ। ठीक है, और अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, इनिशियली इनका नंबर कितना था? इनिशियली सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी। जब भारत का संविधान बना तो केवल 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो कि हमारे पास कहां मेंशन थी? इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप याद रखिएगा, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। राइट नाउ 22 है, इनिशियली 14 थी। जो लास्ट 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई थी वो हुई थी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 2003 में हुई, ठीक है, उसके तहत हमारे पास 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई,
और उनमें से बोडो भी एक थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बोडो, डोगरी, सैंथली और मैथिली। जी हाँ, याद रखेंगे, बोडो, सैंथली, डोगरी और मैथिली, ठीक है। सॉरी, 92nd, माय अपोलॉजीज, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 92nd, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे पास क्या हुआ था, 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, ठीक है। और वो 4 लैंग्वेज कौन थी, बोडो, सैंथली, मैथिली और डोगरी। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आप याद रखेंगे, ठीक है। 2003 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। राइट नाउ भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज अ यूनियन शैल बी हिंदी, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए? क्योंकि इसको लेकर 2019 में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया था कि पूरे भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को अपना लिया जाए, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ जी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी, मेंशन इन विच आर्टिकल? ओके, याद रखिएगा आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 हिंदी लैंग्वेज को लेकर बात करता है ये आर्टिकल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आयुष्मान भारत PMJAY सेहत। देखो हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्पेशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। देखिए PMJAY सेहत, देखो आपको बताना चाहिए PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरे भारत में ऑलरेडी लागू है, लेकिन यहां पर स्कीम लॉन्च है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत। फुल फॉर्म आपको यहां पर देखने को मिल ही रही है, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहां लॉन्च हुई, दैट इज फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सिटीजन के लिए स्पेशली PMJAY सेहत को लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर फिर से वही चीज याद रखना जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत होता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस। कितने रुपीस का? 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है पर फैमिली पर ईयर, ठीक है, पर फैमिली पर ईयर। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है जो आपने याद रखना है। इस पूरे प्रोग्राम में अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, आपने याद रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने लोगों को ये कवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो एज पर द गवर्नमेंट 10 करोड़ फैमिलीज को पूरे भारत में, 10 करोड़ फैमिलीज को पूरे भारत में इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। तो 10 करोड़ फैमिलीज का मतलब यहां पर हो जाता है लगभग 50 करोड़ लोग। तो ये हमारे पास पूरे विश्व की सबसे बड़ी एक सोशल वेलफेयर स्कीम है, ठीक है। 50 करोड़ पीपल यहां पर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला जाऊं, कश्मीर की बात करूं, तो आपको बताना चाहिए कि कश्मीर को संभालने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं मनोज सिन्हा। सो याद रखिएगा, हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मनोज सिन्हा, ठीक है। और एक चीज और यहां पर कि इसके अलावा मनोज सिन्हा के अलावा आर्टिकल 370 और 35A को हमारे पास रिवोक किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, ये दोनों आर्टिकल हटा लिए गए जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया करते थे, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स बेसिक से पॉइंट है, आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन भी यहां पे आपसे पूछ लेता हूं कि बाय विच आर्टिकल J&K एडमिनिस्ट्रेटेड? हाँ जी, अभी कौन सा आर्टिकल का यूज करके जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ जी, कौन सा आर्टिकल यूज करके जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है? ओके, सो याद रखिएगा हमारे पास आर्टिकल, देखो सिंपल सी बात है कि जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, तो क्वेश्चन सब्जेक्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी से हो गया। तो आर्टिकल 239, जी हाँ आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 239 का यूज किया जा रहा है हमारे पास अभी राइट नाउ जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज़ है वियतनाम से रिलेटेड। इंडिया और वियतनाम की नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है पैसेक्स 2020 के नाम से। तो पहले तो आप ये याद रखिएगा, पैसेक्स 2020 के नाम से पैसेज एक्सरसाइज, ये कौन सी कंट्री साथ इंडियन नेवी ने कंडक्ट की है? इंडिया और वियतनाम। कहाँ पर? साउथ चाइना सी, बहुत ही क्रूशियल जगह जहाँ पर चाइना अपना दबदबा बनाए रखता है। तो ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन नेवल शिप किल्तन यहां पर 15 टन की हेल्प लेकर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ लेकर पहुंचा हमारे पास। कहां पर? हो चिन मी सिटी,
ठीक है, नारोंग पोर्ट और हो चिन मी सिटी, जो कि किसके तहत हुआ, मिशन सागर 3 के तहत। देखिए मिशन सागर हमारा एक ऑनगोइंग है जिसमें हम इंडियन ओशन में कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। वियतनाम की जब मैं बात करता हूं तो वियतनाम इंडिया के साथ लगातार अपने रिलेशन स्ट्रेंथन कर रहा है और वियतनाम की चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले टाइम में हम वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेच सके। इसके लिए काफी समय से बात चल रही है, लेकिन वियतनाम को लेकर कुछ क्वेश्चंस जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना, वियतनाम जो है वर्ल्ड में कैशू का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, साथ में ब्लैक पेपर का। ब्लैक पेपर भारत में बहुत बड़े लेवल पे यूज होती है। सो ब्लैक पेपर और कैशू का वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला जो कंट्री है वो वियतनाम है, ठीक है। और वियतनाम की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन ओशन के कंपैरेटिवली अगर हम इसको देखें तो। चलिए अगर हम बात करें वियतनाम पूरे वर्ल्ड में एक और वजह से फेमस है, वियतनाम वॉर की वजह से। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि हमारे पास रीयूनिफिकेशन जो वियतनाम है वो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में बढ़ गया था ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, जहां पर यूएसए को हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, एक ऐसा समय भी आया था जो यूएसए को एक बहुत बड़ी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, दैट इज वियतनाम वॉर। तो वियतनाम उस समय नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में बढ़ गया था, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, लेकिन उनकी फिर से रीयूनिफिकेशन हुई, दोनों एक साथ जुड़ गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि रीयूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम हेल्ड इन विच पर्टिकुलर ईयर। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रीयूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम हेल्ड इन विच ईयर। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 1976, 1976 में जब हमारे पास वियतनाम वॉर खत्म हो गई। वियतनाम वॉर 75 में खत्म हो गई, 75 में। उसके बाद हमारे पास रीयूनिफिकेशन हुई वियतनाम की और वियतनाम एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में सामने आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास इंडिया फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन। तो टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर टेक्नोलॉजी के मामले में तो आगे बढ़ रहा है लेकिन जॉब्स कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं। तो पहले इंडिया में जॉब्स की कमी है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो मेट्रो ट्रेन वो है स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर समझिएगा कि भारत की जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है वो हमारे पास दिल्ली में स्टार्ट हुई है, ठीक है, और जिसको हमारे पास मेजेंटा लाइन पे स्टार्ट किया गया, खुद प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चली है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, यहां पर एक कार्ड को भी लॉन्च किया गया, दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी। अब क्वेश्चन आ जाता है ये क्या है। ये एक ऐसा कार्ड है स्टूडेंट जो रुपए बेस्ड कार्ड है। ये देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है रुपए बेस्ड कार्ड है। ये कार्ड का यूज करके आप किसी भी भारत में जो भी जैसे मेट्रो सिस्टम है या मेट्रो नेटवर्क है वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। ये जहां पर भी कार्ड यूज करने की फैसिलिटी होगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, तो एक सिंगल कार्ड के थ्रू आप मल्टीपल जगहों पर पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको बोला गया है हमारे पास एनसीएमसी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और इसकी टैगलाइन है वन नेशन वन कार्ड। भारत के अलग अलग मेट्रोज में अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इस कार्ड का फ्यूचर में आप यूज कर सकेंगे। और ये रुपए बेस्ड कार्ड है, ठीक है, रुपए का इसमें यूज होगा। और ऑफलाइन मोड पे भी, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में अगर कभी विजिट करें, ट्रैवल करें, तो दिल्ली मेट्रो में आप इस कार्ड का यूज कर सकते हैं और वहां इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ कैश रहता है, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ प्रीपेड वैल्यू रहती है, और जैसे ही आप इसको मशीन के साथ टच करेंगे तो अल्टीमेटली पेमेंट डिडक्शन हो जाती है। तो दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये आइडिया किसका था कि भारत में एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड होना चाहिए? दैट इज द आइडिया फ्लोटेड बाय नंदन नीलकानी। नंदन नीलकानी कमेटी हमारे पास बनी थी डिजिटल पेमेंट को लेकर। नंदन नीलकानी इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। तो नंदन नीलकानी कमेटी बनी थी हमारे पास, और उस कमेटी ने एक आइडिया दिया कि भारत में एक ऐसा कार्ड लॉन्च कीजिए जो क्या करे, ऐसा कार्ड लॉन्च कीजिए जिसके थ्रू आप मल्टीपल जगहों पर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पेमेंट, ट्रांसपोर्ट के यूज करते हुए पेमेंट कर सके। तो हमें देखने को मिला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अभी गवर्नमेंट का एक पूरा का पूरा एक अलग ही लेवल का सिस्टम चल रहा है, जहां पर वो क्या बोलती हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इंश्योरेंस स्कीम। अभी इंश्योरेंस स्कीम बताइए ना, आयुष्मान भारत। वन नेशन वन राशन कार्ड, पूरे भारत का एक ही राशन कार्ड जो होगा पूरे भारत में चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एक स्कीम चल रही है वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन वन टोल सिस्टम दैट इज फास्टैग,
ठीक है, वन नेशन वन फास्टैग, एक ही फास्टैग से आप सभी जगह पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या चल रही है, हमारे पास कहीं ना कहीं एक सिस्टम चल रहा है जहां पर गवर्नमेंट चीज़ों को डिजिटलाइज वर्जन पे आगे लेके जाने की बात कर रही है, चीज़ों को सिंप्लीफाइड वर्जन पे लेके आने की बात कर रही है। जो अभी नए राशन कार्ड बनेंगे वो आधार कार्ड से लिंक होंगे और वो पूरे भारत में मान्य रहेंगे, वैध रहेंगे, ठीक है। उनके ऊपर भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो डिजिटलाइजेशन को लेकर काम कर रही है, चीज़ों को और थोड़ा ईजी बनाने को लेकर यहाँ पर काम हो रहा है। तो दिल्ली मेट्रो जो है वो हमारे पास, याद रखिएगा, पहली ड्राइवरलेस ट्रेन यहाँ पर चलाई गई है। और मेट्रो की जब भी बात होती है, याद रखना, ई श्रीधरन, याद रखिएगा, ई श्रीधरन नोन टू बी द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ई श्रीधरन नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि भारत में मेट्रो बनाने का काफ़ी हद तक जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, मतलब कि टेक्नोलॉजी को एडवांस करने का, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का। ओके, अब ये जो जैसे मैंने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये किस में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारे पास जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं, जैसे कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी एक्ट है कि सबको भारत में खाना मिल सके। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो कौन से ईयर में आया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, जिसमें हमारे पास राइट टू फूड की बात की जाती है, वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? ओके, सो दैट इज इन द ईयर 2013। डू रिमेंबर दैट फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में हमारे पास आया था। नेक्स्ट हमारे पास CEBR वेल्ट 2021 रिपोर्ट। तो हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, जिसको वेल्ट के नाम से जाना जाता है, उसने एक रिपोर्ट दी है, ठीक है। और रिपोर्ट में हमारे पास उन्होंने GDP के बेसिस पर इकोनॉमीज के बारे में कुछ बातें कही हैं। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी में जो रैंकिंग है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो 6ठे नंबर पर अब रैंकिंग आ गई है। 5th नंबर से इंडिया पीछे फिसल गया है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, ठीक है। और ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन इसी में एक बात ये कही गई है कि यूएसए ने फिर से 2020 की जो रैंकिंग्स है वो टॉप की है, और 2nd नंबर पे है चाइना और 3rd नंबर पे है जापान। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है यूएसए, 2nd पे है चाइना, 3rd पे है जापान। इंडिया का नंबर चल रहा है 6th। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2025 में, और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2030 तक। तो 2030 के आते आते, यानी कि आने वाले 9 सालों में इंडिया विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कही गई है कि जो चाइना है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा बहुत जल्द 2028 में। यानी 2028 में जो है वो चाइना विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और अमेरिका को वो पीछे छोड़ देगा। देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड सभी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हुआ है सिवाय चाइना। चाइना कोविड के दौरान भी अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता गया, और वही चीज़ होती हमें दिख रही है। चाइना की अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है, और इंडिया की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी और बहुत सारी इकोनॉमीज में हमें कुछ डाउनफॉल देखने को मिला। अगर मैं बात करूं 2020 की, तो यूएसए की इकोनॉमी रही ऑलमोस्ट, ऐसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, $20.81 ट्रिलियन $, ये हमारे पास यूएसए की अर्थव्यवस्था। अगर आप इसे इंडिया से कंपेयर करें, सो इंडियन इकोनॉमी हमारे पास कहाँ स्टैंड करती है? दैट इज एट $2.59 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हैं कि यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है, वो हमारी अर्थव्यवस्था से लगभग अगर मैं बात करूं 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। हमारी अर्थव्यवस्था से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है यूएस की अर्थव्यवस्था। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। वर्ल्ड की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हाँ जी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो याद रखना स्टूडेंट, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कौन सी है हमारे पास? जर्मनी, ठीक है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जर्मनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। देखिए, आईसीसी ने अपने अवार्ड्स घोषित किए हैं 2010 से 2020 की परफॉर्मेंस को लेकर, मतलब कि पिछले 10 सालों में किसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी उसको लेकर ये अवार्ड अनाउंस हुए। सो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट की रेगुलेटरी बॉडी है जो कि ऑपरेट करती है कहां से? दुबई से। दुबई इज इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अब इसने विराट कोहली को दिया है सर गैरी फील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर द आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, ठीक है। एक तो यहाँ पर
विराट कोहली को दिया गया है सर गैरीफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर द आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। साथ ही उनको दिया गया है, विराट कोहली को एक और अवार्ड मिला है, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। ठीक है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। जबकि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का अवार्ड किसको मिला, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर की अगर मैं बात करूं, सो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड मिला है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को, आप सब लोग जानते होंगे उनका नाम, बहुत ही फेमस प्लेयर है हमारे पास, वो है स्टीव स्मिथ। ठीक है, एक सिंपल सा नाम हमारे पास स्टीव स्मिथ। चलिए आगे बात करें, अगर हम एमएस धोनी को मिला यहां पर आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मतलब कि खेल में स्पिरिट दिखाने के लिए उन्होंने इयन बेल को हमारे पास कॉल कर लिया था, उनको रन आउट दे दिया गया था, तब उन्होंने इयन बेल को वापस बुला लिया, तो इस मूवमेंट के लिए एमएस धोनी को मिला आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। और आप यहां पर देखिएगा एलिस पेरी, ठीक है, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको हमारे पास रेचल हेफो फ्लिंट अवार्ड फॉर द आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, और इन्हीं को मिला है आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, सॉरी। ओके, सो ये चीज आप याद रखिएगा। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का अवार्ड किसको मिला है? आईसीसी मेन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आईसीसी मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड किसको मिला है? ओके, सो ये मिला है राशिद खान को। सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे बहुत। राशिद खान कौन सी कंट्री से, याद रखिएगा, राशिद खान हमारे पास है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान में क्रिकेट बहुत अच्छे से हमारे पास ग्रो कर रहा है, और उसी का रीजन यहां पर यह है कि राशिद खान को दिया गया है T20 मेंस क्रिकेट मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 डीआरडीओ की तरफ से दिया गया है अवार्ड हेमंत कुमार पांडे जी को। तो हेमंत कुमार पांडे को मिला है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर्बल मेडिसिन डेवलप की लुकोसिन के नाम से फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोडर्मा। ठीक है, ल्यूकोडर्मा ये क्या होता है? ये एक स्किन डिसीज होती है स्टूडेंट्स, ये एक स्किन डिसीज होती है जिसमें जो स्किन का पिगमेंट है, स्किन का जो कलर है वो हमारे पास खराब होना शुरू हो जाता है। स्किन आपको कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं जो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पर्सन को, लाइक उसका कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इस डिसीज़ को हर्बल मेडिसिन के थ्रू टैकल करने के लिए एक मेडिसिन डेवलप की किसने? डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे ने। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे कहाँ काम करते हैं ये भी याद रखिएगा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, डाइबर। अब ये कहाँ है? डाइबर, दैट इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च। ये कहाँ है? हमारे पास उत्तराखंड में। जी हाँ, याद रखेंगे हमारे पास कहाँ है? दैट इज इन उत्तराखंड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है। डीआरडीओ की बात करूँ, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है हमारे पास कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, और ये हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाली एक संस्था है। इसी वजह से आप देखिएगा कि हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दे रहे हैं। चलिए, हम आपसे अभी स्किन की बात हुई, ह्यूमन स्किन की बात हुई, तो आप मुझे स्टूडेंट ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ह्यूमन स्किन की जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैक्सिमम कौन से मैमल से या कौन से एनिमल से मैच करती हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, ह्यूमन स्किन हैज बायोकेमिकल प्रॉपर्टी विच वेरी मच सिमिलर टू विच मैमल? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट पिग स्किन। जी हाँ, याद रखें, करेक्ट आंसर है हमारे पास पिग स्किन। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर मंकी या चिंपैंजी टिक किया होगा, मुझे पता है, लेकिन पिग स्किन के साथ जो ह्यूमन स्किन है वो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा मैच करता है। ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं याद रखने वाली और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को लेकर जेंडर पार्क में एक कॉन्फ्रेंस होगी। ये जेंडर पार्क हमारे पास कहाँ है? दैट इज इन केरला। ठीक है, और इसको 2016 के तकरीबन, ठीक है, हमारे पास एस्टेब्लिश किया था केरल ने, और यूनाइटेड नेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे सेकंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास जेंडर पार्क्स कोझिकोड कैंपस,
इन February 2021। थीम याद रखिएगा, थीम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस, द मेडिएटिंग रोल ऑफ एम्पावरमेंट। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर केरला की, तो केरला ने कुछ टाइम पहले हमारे पास इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर भी एस्टैब्लिश किया था। याद रखिएगा, इंडिया में पहली स्टेट जिसने इंटरनेशनल हमारे पास वुमेन ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश किया ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। और ये कहाँ एस्टैब्लिश किया? कोझिकोड़ा, केरला में। तो याद रखिएगा ये कौन सी स्टेट ने किया है? दैट इज डन बाय द स्टेट ऑफ केरला। कौन सी स्टेट? केरला स्टेट के द्वारा ये किया गया है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट ये भी हो जाती है जो याद रखने वाली है कि हमारे पास अभी राइट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सो डू रिमेंबर हु इज द गवर्नर एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल स्टेट। तो गवर्नर कौन है हमारे पास? अगर हम बात करें हमारे पास आरिफ मोहम्मद खान साहब, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनारी विजयन। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर का नाम भी याद रखेंगे, पिनारी विजयन। तो दोनों के नाम हमारे पास याद रखना जरूरी है, पेपर में हमारे पास क्वेश्चन दोनों को लेकर पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर आप याद रखिएगा, भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ बना? कोझिकोड़ा में, ठीक है। ये रिसेंटली ही बनाया गया है। और गवर्नर कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम है पिनारी विजयन, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया होस्ट ब्लू फ्लैग्स ऑन एट बीचेस। देखिए हमारे पास इंडिया ने 8 बीचेस पर अपना ब्लू फ्लैग लहरा दिया है। अब ब्लू फ्लैग की जब मैं बात करता हूं, यहां पर समझने की कोशिश करना ब्लू फ्लैग के बारे में। ये ब्लू फ्लैग उन बीचेस को दिया जाता है जो क्लीनेस्ट और हमारे पास टूरिज्म फ्रेंडली बीचेस होती हैं। तो ये ब्लू फ्लैग किसकी तरफ से सर्टिफिकेशन किसकी तरफ से मिलती है? दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ये कहाँ है? डेनमार्क में। तो यहां पर आप समझिएगा स्टूडेंट, इसने भारत की 8 बीचेस को रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास विश्व में सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग बीचेस कहां हैं, तो आपको मैक्सिमम ब्लू फ्लैग बीचेस देखने को मिलेंगी स्पेन में, ठीक है। स्पेन में लगभग 578 बीचेस ऐसी हैं जहां पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली हुई है। किससे? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क की तरफ से। इंडिया लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कंट्री की 8 बीचेस को हमारे पास सीधा सीधा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो मिली हो। तो ये भी अपने आप में एक खास बात है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये जो 8 बीचेस को अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली है, इसमें से एक बड़ी फेमस बीच है राधानगर बीच। एक बड़ी फेमस बीच है राधानगर बीच। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ये राधानगर बीच भारत में आपको कहां देखने को मिलेगी? राधानगर बीच भारत में आपको कहां देखने को मिलेगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, राधानगर बीच आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट हमारे पास आपको अंडमान निकोबार में। तो यहाँ अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगी राधानगर बीच। पेपर पॉइंट व्यू से आप 8 के 8 बीचेस को एक बार पढ़ लीजिएगा, उनको लेकर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट नाउ भारत की 8 बीचेस को एक साथ हमारे पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास UNESCAP रिपोर्ट। देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड आउटलुक इन एशिया एंड द पैसिफिक 2020-21। सो ये रिलीज किसने की है? दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है, UNESCAP। ओके, सो इंडिया ने यहाँ पर 77% ऑफ द टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि साउथ और साउथ वेस्ट एशिया में देखने को मिली वो रिसीव किया। तो एक अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। $51 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली भारत के अंदर 2019 में। द मेजोरिटी FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कहाँ देखने को मिली इंडिया को? IT सेक्टर में, ठीक है, और हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मैक्सिमम FDI रिसीव की हैं इन द एशिया पैसिफिक रीजन। सो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया और टर्की, ठीक है। मेजोरिटी आउटफ्लो जहाँ से देखने को मिला, आउटफ्लो, ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, FDI जितनी ज़्यादा होगी तो कुछ सेक्टर्स उतना अच्छे से ग्रो करेंगे, कुछ सेक्टर्स उतने अच्छे से ग्रो करेंगे। अभी हम चाहते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर ग्रो करे, इसीलिए हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट को बढ़ाया है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है।
ओके, सो डिफेंस सेक्टर में स्टूडेंट एफडीआई की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया 74%, जी हाँ 74%, ताकि हम मेक इन इंडिया को और ज़्यादा पुश कर सके। और रिसेंटली आपको मैं एक और चीज़ याद रिकॉल करा दूं कि गवर्नमेंट ने हमारे पास अभी डिसीजन लिया था कि 101 डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट को हम बैन करने जा रहे हैं। 101 डिफेंस के आइटम्स को गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया इंपोर्ट करना, और क्या कहा है कि उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा किसी भी हालत में। ओके, सो डिफेंस पॉलिसी भी इंडिया की काफ़ी हद तक चेंज हो रही है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं, तो इंडिया को भी उसके अकॉर्डिंग अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैंक यूनिकैश के नाम से। देखिए, अगर आपने देखा हो तो पिछले कुछ दिनों में लाइक आपको बिटकॉइन के जो रेट्स हैं वो बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 24 से 25 लाख तक बिटकॉइन का रेट पहुंच गया। देखिए, बिटकॉइन रिलीज हुआ था 2008-9 में, और उस समय एक बिटकॉइन की वैल्यू $0.01 थी, यानी कि ₹1 से भी कम, जब 2008-9 में बिटकॉइन आया। और आज ये 24 से 25 लाख तक भी बीच में पहुंच गई है इसकी वैल्यू। लेकिन सिर्फ बिटकॉइन राइज नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं या डिजिटल करेंसीज हैं जो राइज कर रही हैं, जिसमें इथर्नियम है, रिप्पल है, देयर सो मेनी करेंसीज। लेकिन अभी तक क्या था, डिजिटल करेंसीज को लेकर कोई बैंक नहीं था, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को लेकर कोई बैंक नहीं था। तो पहला बैंक जो इनको लेकर बना है उसका नाम है यूनिकैश। यूनिकैश जो है वो वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैंक है, जिसको लॉन्च किया है किसने? जॉइंट वेंचर है काशा और यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब आपको बता दूं कि इंडिया में 14 ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं यूनिकैश वाले, ठीक है। सो ये क्रिप्टो करेंसी को हमारे पास अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे, और उसको फिएट करेंसी में, यानी कि जो हमारे पास फिजिकल करेंसी है उसमें कन्वर्ट करने में भी ये बैंक जो है वो हेल्प करेगा। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी भी इसको बोल देते हैं, डिजिटल करेंसी भी बोल देते हैं, और तीसरा एक और नाम बोल देते हैं वर्चुअल करेंसी। तो ये पहले तो आप नाम याद रखना, ठीक है। और इन सब करेंसीज में सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन किसकी होती है, सबसे ज्यादा यूज कौन सा हमारे पास सिस्टम होता है? दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाली डिजिटल करेंसी है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। और बैंक कौन सा बना है? पहला क्रिप्टो करेंसी बैंक, दैट इज यूनिकैश। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जब बिटकॉइन की बात होती है तो इसमें हमारे पास कौन सा सिस्टम हम यूज करते हैं? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए, बिटकॉइन के अंदर जब हम बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की, तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यहां पर यूज किया गया है इस चीज को हमारे पास एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन मेरा, नेम द डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी, बेसिकली बिटकॉइन। ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है? सो याद रखिएगा स्टूडेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, बिटकॉइन में कौन सी टेक्नोलॉजी, डाटा स्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी यूज की गई है? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और बिटकॉइन में इस टेक्नोलॉजी की यूज होने के बाद ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। आज की डेट में इसको कई जगह पर यूज करने की बात की जाती है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फेमस करने में अहम योगदान, अहम रोल किसने निभाया? दैट इज डन बाय बिटकॉइन। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनको मिला है NIF बुक प्राइज 2020। तो देखो, हमारे पास जयराम रमेश की एक बुक है, अ चेकर्ड ब्रिलियंस, द मैनी लाइफ्स ऑफ VK कृष्ण मेनन, VK मेनन, ठीक है, जिनको नाम इस नाम से जाना जाता था। और हमारे पास प्रोफेसर अमिता आहूजा, ठीक है, इनको हमारे पास इनकी जो बुक है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज एथिक पार्टीज विदाउट एथिक मूवमेंट्स, तो इनको यहाँ पर जॉइंटली मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020, जॉइंटली अवार्ड मिला है। तो दोनों बुक्स के राइटर का नाम याद रखेंगे। स्पेशली जब मैं बात करता हूँ अ चेकर्ड ब्रिलियंस, तो ये हमारे पास VK कृष्ण मेनन भारत के एक फॉर्मर सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे, और इन्होंने बहुत क्लोजली काम किया किसके साथ? पंडित नेहरू के साथ। और जो वेस्टर्न मीडिया थी, वेस्टर्न मीडिया के बारे में बता दूं कि वेस्टर्न मीडिया जयराम रमेश को किस नाम से जानती थी? वो इन्हें बोलती थी अ डेविल्स, ठीक है, अ डेविल ऑन नेहरू साइड, ठीक है। तो ये पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। और हमारे पास जो आइडिया था कि हमारे पास हम नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो करेंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट में हम किसी कंट्री का फेवर नहीं करेंगे, ना तो US का ना USSR का। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो आइडिया था दैट इज ऑल्सो स्टार्टेड बाय VK कृष्ण मेनन, ठीक है। तो हमारे पास ये बुक किसने लिखी है? एक पॉलिटिशियन ने, इंडिया के जाने माने पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी से, राज्यसभा के MP भी हैं, कर्नाटक से, जयराम रमेश। जयराम रमेश राज्यसभा के MP हैं, कहाँ से? कर्नाटक से। और इन्होंने ये बुक लिखी है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर मैं पॉलिटिक्स फॉर्मेट पे बात करूं। अ चेकर्ड ब्रिलियंस, द मैनी लाइव्स ऑफ
वीके कृष्ण मेनन, रिटन बाय जयराम रमेश। ओके, और अब इस बुक को अवार्ड मिल गया तो बुक और ज़्यादा न्यूज़ में है, तो बुक के बारे में आप याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। तो एक अच्छी खबर, भारत में हर साल बहुत से बच्चों की जो डेथ है वो निमोनिया की वजह से हो जाती है। तो अब पहली बार क्या है, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी तकनीक से निर्मित हमारी खुद की निमोनिया वैक्सीन आई है जिसको नाम दिया गया है न्यूमोसिल। ये बना कौन रहा है हमारे पास, डेवलप किसने किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वही इंस्टीट्यूट है जो भारत में कोविड-19 की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और इसके हमारे पास हेड कौन है, अदर पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड कौन है, अदर पूनावाला। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट ने अभी न्यूमोसिल बनाई है, निमोनिया की एक इंडिजीनियस वैक्सीन। देखिए ये पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है ये भी याद रखिएगा, दैट इज इन पुणे। और ये सारी कोलैबोरेशन किसकी थी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ऐसी वैक्सीनेशन को लेकर। तो अगर हम बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है इन द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, शिशु मृत्यु दर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को खत्म करने के लिए भारत में एक कैंपेन शुरू हुई थी निमोनिया को लेकर, निमोनिया की केसेस को कम करने के लिए, सांस कैंपेन। ठीक है, आप स्टूडेंट मुझे जरा कमेंट सेक्शन में इस फर्स्ट ए की फुल फॉर्म बताइए। इन सांस कैंपेन ए स्टैंड फॉर व्हाट, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, फर्स्ट ए स्टैंड फॉर व्हाट। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने कि गवर्नमेंट ने हमारे पास बच्चों के अंदर निमोनिया के केसेस रोकने के लिए एक कैंपेन चलाई हुई है, सांस कैंपेन। आप मुझे जरा बताइए कि इसमें ए की फुल फॉर्म क्या बनती है। ओके, याद रखेंगे सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस यानी ए फॉर अवेयरनेस। ठीक है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर, उसको भारत में खत्म करना, जो कि निमोनिया की वजह से हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, उसको लेकर ये स्कीम जो है चलाई गई थी। और निमोनिया कौन से ऑर्गन को इंपैक्ट करता है, डैमेज करता है, लंग्स को। ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको बताना चाहिए। निमोनिया हमारे पास लंग्स को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट या डैमेज करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास धर्म स्वतंत्रता रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020। सो मध्य प्रदेश जो हमारे पास, जिसको लीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश, कैबिनेट हेडेड बाय शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने अप्रूव किया है धर्म स्वतंत्रता रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020। देखो ये धर्म स्वतंत्रता रिलीजियस फ्रीडम बिल क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी मैरिजेस जो सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए की जाती हैं, एक तो उनको खत्म करना, और जो फोर्सफुल कन्वर्जन्स होते हैं, मान लीजिए किसी को बहला फुसलाकर आप उसका रिलीजन चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको जेल में डाला जा सकता है, जेल हो सकती है अंडर दिस पर्टिकुलर बिल। ये बिल जल्दी ही हमारे पास पास किया जाएगा, और यहाँ पर 2 से 10 साल की जेल का प्रोविजन है और 50,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, सो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमारे पास ये बिल है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आया तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। म्यांमार इंडेक्स आईएनएस सिंधुवीर इनटू इट्स नेवी। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़, आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप सिंधुवीर को अपनी नेवी में शामिल किया है किसने, म्यांमार ने। तो अब देखिए ध्यान सुनिएगा, हमारे पास ये जो आईएनएस सिंधुवीर है ये सबमरीन थी, और म्यांमार के पास अभी तक अपनी कोई खुद की सबमरीन नहीं थी। म्यांमार की पहली सबमरीन है जो इंडिया की तरफ से दी गई है। ये सब इंडिया हेल्प कर रहे हैं अंडर द मिशन सागर। सागर की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख लीजिए, सागर की बात पहले भी हुई थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ये सोवियत यूनियन से हमने सबमरीन खरीदी थी 1988 में, और अब ये सबमरीन हमने फाइनली किसको हैंड ओवर कर दी है, म्यांमार को। म्यांमार की बात मैं करूँ तो म्यांमार स्टार्टिंग से ही यानी 1834 के राउंड अबाउट इंडियन टेरिटरी में, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में उसको मर्ज कर लिया गया था। और आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1937 में म्यांमार जो है वो इंडिया से अलग हुआ। जी हाँ, ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ, याद रखेंगे। इन 1937 म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। एक तो ये ईयर याद रखेंगे। दूसरा, म्यांमार हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ वहां पर। इंडिया ने म्यांमार के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जिसका स्ट्रेंथ का नाम है हमारे पास, प्रोजेक्ट का नाम है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट में क्या होगा कि हम यहां पर एक पोर्ट डेवलप करेंगे, सितवे पोर्ट।
और जो ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया और म्यांमार के बीच में, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि इंडिया जो है कलादान प्रोजेक्ट वो कौन सी कंट्री के साथ मिलकर चला रहा है। सो इंडिया का जो कलादान प्रोजेक्ट है वो कौन सी कंट्री के साथ मिलकर चला रहा है, म्यांमार के साथ। दूसरा क्वेश्चन, सितवे पोर्ट इंडिया कौन सी कंट्री में डेवलप कर रहे हैं, कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, सो दैट इज अगेन म्यांमार, जिसका आंसर अगेन हो गया हमारे पास म्यांमार। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए जी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए हमारे पास नेम द पर्सन जिसको ब्रिटिशर्स ने मांडले प्रिजन में रखा था। जब म्यांमार जो है उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था और बर्मा जो है वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। सो मांडले प्रिजन में किस ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर को रखा गया था, ठीक है, फ्रॉम द ईयर 1908 टू 1914? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए 1908 से 1914 तक किस इंडियन फ्रीडम फाइटर को इस जेल में रखा गया था, मांडले प्रिजन में? ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, करेक्ट आंसर है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ग्रेट बाल गंगाधर तिलक। इनको मांडले प्रिजन में रखा गया था 1908 से 1914 तक। और आपको मैं स्टूडेंट यहाँ पर ये बात बता दूं कि क्यों रखा गया था, क्योंकि इन्होंने खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको क्रिटिसाइज किया था अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है। केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर चलाते थे मराठी लैंग्वेज में बाल गंगाधर तिलक, और उसमें इन्होंने जमकर अंग्रेजों को कोसा था और उसके बाद अंग्रेजों ने सेडिशन के चार्जेस में इनको मांडले प्रिजन में भेज दिया था 6 सालों के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है हिस्ट्री से, क्योंकि मांडले प्रिजन में आज इनका बस्ट भी, एक पुतला भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दैट इज इंस्टॉल्ड बाय द म्यांमार गवर्नमेंट इनके एक सम्मान में, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप याद रखेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉप 3 बैंक्स ऑफ 2020। सो 2020 के टॉप 3 बैंक्स के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसने बताई है हमारे पास? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, मूवर्स एंड शेकर्स 2020। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये रिपोर्ट आई है विजी के द्वारा, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, भारत के जो 3 बड़े बैंक हैं उनके नाम बताए गए हैं, वो हैं HDFC, ICICI और SBI। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इन 3 बैंकों को हम एक और कैटेगरी में रखते हैं, DSIB कैटेगरी, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। जी हाँ, ये आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि इन 3 बैंकों को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, DSIB। DSIB क्या है? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जो डोमेस्टिकली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी ये इनका फेल होने का चांस बनता ही नहीं है, और अगर कभी इनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट खुद आकर इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। अगर हम वॉलेट्स की बात करें, आजकल वॉलेट्स का बहुत ट्रेंड आ गया, ऑनलाइन वॉलेट्स का, तो गूगल पे नंबर 1 वॉलेट है, सेकंड नंबर पे फोन पे। सबसे ज़्यादा जो डिजिटल पेमेंट्स होती हैं वॉलेट का यूज़ करके, वो गूगल पे यूज़ होता है, सेकंड नंबर पे है फोन पे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और नियो बैंक की कैटेगरी में, नियो बैंक क्या होते हैं? जहां पर ब्रांच नहीं होती, लेकिन जो मनी डिपॉजिट है, ट्रांसफर है, वो कुछ ऐप के थ्रू ही होता है। तो SBI की योनो नंबर 1 पे यहाँ पर है, ठीक है, नंबर 1 नियो बैंक हमारे पास, ठीक है, फॉलोड बाय द नियो एंड कोटक 811। तो आपको बता दूं कि SBI, यू ओनली नीड वन, योनो की फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। सो नियो बैंक क्या होता है, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, नियो बैंक क्या होता है आप समझिएगा, दैट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन विदाउट ट्रेडिशनल फिजिकल ब्रांच नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है, आप याद रखिएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। एयर एशिया इंडिया डील बाय टाटा सन्स। देखिए एयर एशिया इंडिया के साथ एक डील फाइल की है, किसने? टाटा सन्स ने। देखिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। देखिए एयर एशिया हमारे पास एक बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी है, और मलेशिया की ये कंपनी है एयर एशिया। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो एयर एशिया की इंडियन डिवीज़न है, उसमें हमारे पास शेयर होल्डिंग्स जो है अब टाटास की हो गई है 83.67%। टाटा सन्स जो है वो इसमें अब 83.67% के पार्टनर बन गए हैं, क्योंकि अर्ली टाटा सन्स की 51% शेयर थे, और अभी उन्होंने कुछ और शेयर्स यहाँ पर खरीद लिए हैं, ठीक है, 32.67% शेयर्स खरीद लिए हैं। तो बेसिकली अब ये एक तरह से टाटा ओन्ड एंटिटी आप इसको कह सकते हैं इन इंडिया। एयर एशिया इंडिया जो है वो अब टाटा के कंट्रोल में है, और टाटा की एयरलाइन आप इसे कह सकते हैं। देखिए टाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर हम बात करें, JRD टाटा ने हमारे पास एस्टेब्लिश किया था एयर इंडिया को इन 1932। सो एयर इंडिया जो है वो 1932 में एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, और एस्टेब्लिश किसने किया? JRD टाटा ने।
एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन टू बी फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। जी हाँ, याद रखेंगे, हु इज नोन टू बी फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। सो वो थे जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, जे.आर.डी. टाटा ने बहुत बड़े लेवल पर हमारे पास काम किया एविएशन सेक्टर को सुधारने के लिए, इसी वजह से उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन, फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। चलिए जी, नेक्स्ट, हर्षवर्धन लॉन्च डिजिटल ओशन। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है डिजिटल ओशन नाम से एक प्रोजेक्ट। यहां पर देखिएगा, इसका मेन काम क्या रहेगा, ओशन डाटा मैनेजमेंट। ओशन की जो डाटा मैनेजमेंट है उसको यहां पर कहीं ना कहीं मैनेज करना, और इसके लिए प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है किसके द्वारा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखिए बेसिकली हमारे पास जो काम होगा वो किसके लिए होगा, वो भी मैं आपको बता दूं। मेन टारगेट यहां पर क्या रहेगा, मेन टारगेट यहां पर रहेगा जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, उसमें हमारे पास इंडिया जो है वो काम करेगा। और अभी हर्षवर्धन के बारे में एक छोटा पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा आपको। बेसिकली इंडिया क्या करने जा रहा है, जो हमारे पास ओरा कंट्रीज है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो कंट्रीज है, हमारे पास एक ग्रुप है, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देयर इज अ ग्रुप नेम टू बी ओरा, 23 कंट्रीज का एक ग्रुप है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इनके साथ इंडिया कहीं ना कहीं अपने रिलेशन स्ट्रेंथन करना चाहता है, और हमारे पास जो इंडियन ओशन का जो डाटा है वो सही तरीके से मैनेज करना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिजिटल ओशन नाम से एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे पास हैं मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखिएगा। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हर्षवर्धन को अभी एक वैक्सीन रिलेटेड प्रोग्राम में हमारे पास मेंबर अपॉइंट किया गया है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे कि हर्षवर्धन जो है वो हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अभी रिसेंटली मेंबर बने हैं। जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड में हमारे पास नॉमिनेट किए गए हैं। ओके, तो हर्षवर्धन हमारे पास मेंबर बने हैं गावी के बोर्ड में। अब ये गावी क्या है, दैट इज ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन को बनाने के लिए एक ग्रुप है हमारे पास जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। तो एक वैक्सीन बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है गावी, और उसके बोर्ड ऑफ मेंबर में हमारे पास मेंबर कौन बने हैं, हर्षवर्धन, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस रुथीनियम 106 प्लेग। देखिए हमारे पास क्या हुआ है, रुथीनियम प्लेग थेरेपी यूज की जाएगी हमारे पास किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑकुलर ट्यूमर्स। मतलब कि जो आई से रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए ये एक नया सिस्टम जो है वो बनाया गया है। किसके द्वारा, अब ये भी आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है, सिस्टम किसने बनाया है। तो ये सिस्टम हमारे पास बनाया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, BARC ने। तो भाभा के रिसर्च एटॉमिक सेंटर के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये जो सेंटर है इसको एस्टेब्लिश करने में काम किया था होमी जहांगीर भाभा ने, होमी जहांगीर भाभा, एंड ही इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम। यहां पर स्टूडेंट न्यूक्लियर रिसर्च होती है, बार्क कहाँ है, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे इंडिया में हमारे पास आपको देखने को मिलेगा बार्क, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहां पर ये यूज करेंगे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रुथीनियम 106 का, और इसका बेसिकली यूटिलाइजेशन किसके लिए होगा, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, ऑकुलर ट्यूमर्स बेसिकली। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ये देखिए आई कैंसर की बात हो रही है, जो आई कैंसर होता है उसको ट्रीट करने में इंडिया ने एक माइलस्टोन हासिल कर लिया है। अब जब मैं बात करता हूं बार्क की, तो बार्क जब से 1954 से एस्टेब्लिश हुआ है। अब आपको बता दूं कि हमारे पास ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में डील करता है, न्यूक्लियर फिजन के बारे में यहाँ पे बात होती है, और अल्टीमेटली हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो यहां पर याद रखना 1954 से बार्क काम कर रहा है, और इसको एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, और होमी जहांगीर भाभा इज नोन टू बी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इन्होंने डेवलप किया हमारे पास रुथेनियम, बार्क ने डेवलप किया है रुथेनियम प्लेग थेरेपी, और ये किस लिए यूज होगा, फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, आई कैंसर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास तानसेन सम्मान 2020। सो मध्य प्रदेश में हमारे पास देखने को मिला एक 5 डे तानसेन संगीत समारोह। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। और यहां पर क्या हुआ कि तानसेन के नाम पर एक अवार्ड दिया जाता है, तानसेन सम्मान 2020। तो याद रखना
कि 2020 का जो तानसेन सम्मान है वो किसको मिला, पंडित सतीश व्यास को। 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन तो ये कि तानसेन सम्मान हमारे पास कौन सी स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया, सो दैट इज इन मध्य प्रदेश। और दूसरा क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किसको मिला, सतीश व्यास को। अब मैं आपसे क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन पूछने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको। पहले तो तानसेन का ओरिजिनल नाम पता होना चाहिए। इनका ओरिजिनल नाम था रामतेनु पांडे। जी हाँ, इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था, ठीक है। और तानसेन का जो ओरिजिनल नेम था वो था रामतेनु पांडे। और तानसेन फेमस कब हुए, जब ये अकबर के दरबार में पहुंचे, और अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में इनको जाना गया। अकबर के दरबार में नवरत्न के रूप में तानसेन को जाना गया। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, उससे पहले अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय, ज्यादातर समय इन्होंने एक दूसरे राजा के राज्य में बिताया जो कि मध्य प्रदेश में रूल किया करते थे। आप उस राजा का नाम बताइए जहां से अकबर ने इन्हें इन्वाइट किया था। आप जरा उस राजा का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उस रूलर का नाम जिसके पास तानसेन काम किया करते थे। तानसेन अर्लियर वर्क इन द कोर्ट ऑफ विच एम्परर। ओके, करेक्ट आंसर है रामचंद्र सिंह। जी हाँ, याद रखें, करेक्ट आंसर है रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह की कोर्ट में तानसेन ने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय बिताया। बाद में क्या होता है कि जब इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो अकबर इन्हें इनवाइट करते हैं और फिर फाइनली ये अकबर की कोर्ट को ज्वाइन करते हैं। और इनका रियल नाम था रामतेनु पांडे, तानसेन का रियल नेम। डिजिटल इंडिया अवार्ड दिए गए हैं 2020। सीधा सीधा क्वेश्चन स्टूडेंट, कोई डिफिकल्टी नहीं। इंडिया डिजिटल इंडिया की बात करता है, गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर रामनाथ कोविंद ने दिए हैं 6 डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मिला है अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस। ओके, आपदा संपूर्ति पोर्टल ऑफ बिहार सॉरी, बिहार गवर्नमेंट को मिला है हमारे पास इनोवेशन इन पैंडेमिक अवार्ड, ठीक है। आपदा संपूर्ति पोर्टल बिहार गवर्नमेंट को यहां पर अवार्ड मिला है। और हरियाणा को मिला है प्लेटिनम आइकन अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है सीधे सीधे पूछे जाएंगे और एज इट इज आपने याद रखने हैं, एज इट इज याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सॉरी, सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन। देखिए हमारे पास क्या है कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। याद रखिएगा, हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। तो फाउंडर एंड सीईओ कौन है इस कंपनी के, पवन कुमार चंदाना, पर्सन का नाम याद रखिएगा। तो ये एक नई प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो उभर कर सामने आई है और इसने अपना खुद का एक सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन टेस्ट फायर किया है जिसका नाम है कलाम 5, ठीक है। एक प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी, और खुद की एक प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी बना ली उन्होंने नागपुर में। बहुत इंटरेस्टिंग बात कि हमारे इंडिया में भी स्पेस एक्स और ब्लू होराइजन जैसी कंपनी जो है एक तरह से राइज कर रही हैं। ये पहली प्राइवेट कंपनी है भारत की जिसने सक्सेसफुली एक सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट स्टेज इंजन को डेवलप किया और उसको टेस्ट किया। सो नाउ दे विल यूज द propulsion ऑफ देयर मेडन रॉकेट टू विक्रम 1। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है विक्रम 1 नाम से एक रॉकेट को एस्टैब्लिश करना और उसको आने वाले फ्यूचर में दिसंबर 2021 में लॉन्च करना। तो यहां पर ये सब किसकी हेल्प लेंगे, इसरो की हेल्प लेंगे। तो याद रखिएगा, कलाम 5 नाम से हमारे पास जो एक सॉलिड स्टेट रॉकेट इंजन है वो किसने टेस्ट किया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने। स्काई रूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना में है। और इसके हमारे पास फाउंडर और सीईओ कौन है, पवन कुमार चंदाना, ठीक है, पवन कुमार चंदाना। चलिए लास्ट न्यूज फॉर द डे, विनोद कुमार यादव जो कि चेयरमैन और सीईओ थे रेलवे बोर्ड के, अभी चेंज हो चुके हैं, नए सीईओ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ओके, कमेंट सेक्शन में आप वही कमेंट करके बताइए कि हु इज इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि हु इज इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो हमारे पास विनोद कुमार यादव जो थे, इनको मिला है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मॉडर्नाइजेशन रेलवे के लिए, ठीक है। और ये अवार्ड किसने दिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी। और ये भी याद रखिएगा, भारत में, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया की याद में 15 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। भारत में नेशनल इंजीनियर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 सितंबर को। और मेरा क्वेश्चन जो आपसे था कि हमारे पास किसको नया चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो है सुनीत शर्मा। जी हाँ, याद रखेंगे, सुनीत शर्मा
इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे स्टूडेंट लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमसे जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।